सबसे पहले हम आ जाएंगे हमारा जो सबसे बेसिक और पहला चैप्टर है क्लास 9 का इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। तो इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी के अंदर आपके पास यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं वो यहाँ पे स्टेटेड हैं कि पहले सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी पढ़ेंगे, जिसके अंदर हम डेफिनेशन डिस्कस करेंगे उसकी बायोलॉजी की, डिविजन्स और उसकी ब्रांचेस डिस्कस करेंगे। उसके बाद रिलेशंस ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेस और कुरान इंस्ट्रक्शंस। अगर आपने पुरानी बुक देखी हो, पुराना एडिशन अगर आपने देखा हो बायोलॉजी का, तो ये ऑलमोस्ट उससे मिलता जुलता ही है और इसमें भी कोई नई बात नहीं है अगर चैप्टर 1 के हवाले से बात की जाए 9th की बायोलॉजी के हिसाब से। तो विदाउट एनी फर्दर डू हम शुरू करते हैं, ठीक है। इंट्रोडक्शन। Biology is a branch of natural sciences which deals with the study of living beings. जो जानदार है उसकी स्टडी उसको कहा जाता है बायोलॉजी। ये तो हमें क्लास 6-7 से पता है। It provides knowledge about living organisms which differ from each other in shape, size and composition. अब तीन मेन फैक्टर्स हैं जिनकी बिना पर हम इनको डिफ्रेंशिएट करेंगे, वो हैं शेप, साइज़ एंड कंपोजिशन। शेप में सब हर कोई जानदार जो है वो तो सेम नहीं होता। किसी का शेप बड़ा होता है, किसी का शेप छोटा होता है, किसी का शेप मुख्तलिफ होता है, मगर तितली और इंसान का तो सेम नहीं हो सकता। सिमिलरली साइज़ भी सेम नहीं हो सकता और सिमिलरली कंपोजिशन भी सेम नहीं हो सकती। किसी में प्रोटीन्स की तादाद, लिपिड्स, ये जो आप बायोमॉलिक्यूल्स पढ़ेंगे बाद में जाके, तो आपको पता चलेगा कि इंसान कितने तरीके से डिफरेंट है। और इंसान की क्या, जितने भी जानदार हैं वो आपस में कितने मुख्तलिफ हैं और कितने बहुत सारी चीज़ों में सेम हैं। तो इसी को हम बायोलॉजी में बेसिकली डिस्कस करते हैं। द वर्ड बायोलॉजी कम्स फ्रॉम ग्रीक लैंग्वेज बायोस, ठीक है। ये तो हमें पता है कि में जो ग्रीक वर्ड है बायो उससे निकला है। उसका मतलब होता है टू लिव, एंड लोगोस विच मीन्स थॉट और रीजनिंग, ठीक है। इसको थॉट भी कहा जाता है, इसको कभी कभार हमने स्टडी भी लिखा है, इसको कुछ पेपर्स में हमने रीजनिंग लिखा है, लेकिन डिपेंड करता है आपकी अंडरस्टैंडिंग पे। ये का कोई फोर्सफुल नहीं है कि आपको यही लिखना है, ये डेफिनेशन लिखती है या ये आपने कॉपी पेस्ट करना है। आप थॉट और रीजनिंग भी लिख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेहतर यही होगा जब आप बुक को प्रेफर करें। तो यही बात की गई है बेसिकली इसके अंदर कि आपके पास यहाँ पे बायोस और लोगोस, जिसकी बायोलॉजी की जो लिटरल डेफिनेशन है वो ग्रीक से निकली है। इससे एमसीक्यू डिराइव हो सकता है। अब नेक्स्ट ये है व्हाट इज़ लाइफ। लाइफ कैन नॉट बी डिफाइंड प्रॉपरली बट ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ प्रोसेसेस इट कैन बी आइडेंटिफाइड थ्रू फॉलोइंग फंक्शंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब आपके पास ये फैक्टर्स हैं जिन पे आप लाइफ प्रोसेसेस को स्टडी करते हैं, जिस पे हम फंक्शंस को स्टडी करते हैं। ये फंक्शंस ही हैं सारे, इसको आप आगे जाके करेंगे। फंक्शंस जब हम आएंगे फिजियोलॉजी पे, तो वो बेसिकली वही ब्रांच है जो कि फंक्शंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म से डील करती है। तो ये सारे डाइजेशन, रेस्पिरेशन, मेटाबॉलिज्म और मूवमेंट, ग्रोथ, डेवलपमेंट, एक्सक्रीशन, इरिटेबिलिटी, रिप्रोडक्शन, ये सारे फंक्शंस हैं बॉडी के जिन पे हम स्टडी करते हैं। ये फैक्टर्स हैं, ठीक है, ये पैरामीटर्स हैं जिन पे हम लोग स्टडी करते हैं बेसिकली। अब आ जाते हैं डिवीजन एंड ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी पे। देयर आर 3 मेजर डिविजन्स ऑफ बायोलॉजी, ठीक है। ब्रांचेस तो बाद में आएगी। सबसे पहले जो मेजर 3 हैं, ठीक है, उनको हम डिस्कस करेंगे। अब जूलॉजी, बॉटनी एंड माइक्रोबायोलॉजी, ये बेसिकली ये 3 मेजर डिविजन्स हैं बायोलॉजी की। The word zoology is derived from the Greek language zoon meaning animals, logos meaning study or knowledge. It deals with the study of animals. Botany, जो कि आपको पता है कि बॉटनी भी ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है, ब्यूटेन जिसका, और लोगस वही हो गया आपका स्टडी और नॉलेज। और ऊपर भी लिखा हुआ है कि थॉट और रीजनिंग। अब मैंने कहा था ना ये वेरिएबल भी हो सकता है लोगोस का, तो यहाँ पे आपने देखा
कि लोगोस के की जगह पे आप कभी स्टडी और नॉलेज लिख रहे हैं, कभी थॉट और रीजनिंग लिख रहे हैं, तो बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। इसमें इसमें कन्फ्यूजन वाली कोई बात नहीं है। जब आपके पास एमसीक्यू में अगर इन केस आ जाता है तो आप दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं। थॉट, रीजनिंग, स्टडी, नॉलेज, ये चारों चीज़ें अपने पास लिख लें। बेसिकली इट डील्स विद द स्टडी ऑफ प्लांट्स। ठीक है, अब आ जाते हैं माइक्रोबायोलॉजी पे। माइक्रो मीन्स स्मॉल। ठीक है, हमने क्लास 6-7 में भी इसको डिस्कस किया हुआ है पहले। उसमें माइक्रो का मतलब स्मॉल होता है, और बायोलॉजी जो हम पढ़ चुके हैं डील्स विद द स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स सच एज बैक्टीरिया। अब ये सारे वही माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि नेकेड आई से नहीं देखे जा सकते, जो कि नेकेड आई से देखना इम्पॉसिबल है, उनको हम इसके अंदर डिस्कस करते हैं। अब आगे जाके आप माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जब डिटेल पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि माइक्रोबायोलॉजी के अंदर आते हैं। अब आ जाते हैं ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी पे। मॉडर्न बायोलॉजी डील्स विद द स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड मैनी अदर डिस्क्रिप्शंस ऑफ लिविंग थिंग्स। एडवांस्ड रिसर्च ड्यूरिंग द 20th century हैज़ लेड टू डिवीजन ऑफ बायोलॉजी इनटू स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस। सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट ब्रांचेस आर डिफाइंड बिलो। ठीक है, अब मॉडर्न बायोलॉजी जितनी इन्होंने मतलब रिसर्च हुई है, अब उसमें रिसर्च की वजह से ये सब पॉसिबल हुआ है कि हम कह सकते हैं कि ये मॉडर्न बायोलॉजी की ही क्लासिफिकेशंस हैं, उनकी क्लासेस हैं और वो सब। तो सबसे पहले जो लिस्ट में है, तकरीबन आपके पास 15 इसके अंदर ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी गिवन है नए एडिशन के अंदर। तो मॉर्फोलॉजी, मॉर्फ मीन्स फॉर्म, लोगोस मीन्स डिस्कोर्स। ठीक है, अब 5 लोगोस की तो डेफिनेशन आपने यहाँ पे पढ़ी हुई है। एक में लिखा है स्टडी, एक में कहीं पे लिखा है थॉट, कहीं पे लिखा है रीजनिंग। अब आपने पढ़ा डिस्कोर्स। ठीक है, तो ये लोगोस को आपको सही से ये पांचों लफ्ज़ी मायने आपको याद कर देना। तो एक सेकंड। तो मॉर्फोलॉजी जो है स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिजम्स है। ठीक है, जब मॉर्फ का लफ्ज़ आ जाए तो आप समझ लीजिए कि किसी एक्सटर्नल पार्ट या एक्सटर्नल जो चीज़ें होती हैं उससे आपको उसकी बात की जा रही है, बेसिकली उसके रेफरेंस में बात की जा रही है। एनाटमी, ठीक है, एना जो है वो उसका मतलब पार्ट होता है, अप होता है। अब ये जितने भी वर्ड्स हैं सारे के सारे ग्रीक से निकले हैं, क्योंकि उस वक्त ग्रीक थी और लैटिन हुआ करती थी। ये दोनों मेडिकल लैंग्वेजेस की एक तरीके से पायनीर है। तो इन्होंने ये बायोलॉजी के अंदर आप जितने भी टर्म्स पढ़ेंगे, मेडिसिन के अंदर जितने भी टर्म्स पढ़ेंगे, ये सारी की सारी एक तरीके से वहीं से आती है। अब आ जाते हैं एनाटमी, स्टडी ऑफ इंटरनल पार्ट्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स बाय कटिंग दैम ओपन। ठीक है, ये हो गया आपका एनाटमी। अब एनाटमी के साथ आप अगर अब किसी एमबीबीएस स्टूडेंट या किसी ऐसे स्टूडेंट से मिले या कोई और जो कि हायर एजुकेशन परस्यू कर रहा होगा, एनाटमी के साथ फिजियो भी पढ़ाई जाती है। ठीक है, उसके अंदर फिजियो के अंदर आ जाते हैं दी स्टडी अबाउट फंक्शंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, हिस्टोलॉजी भी एक तरीके से कह सकते हैं कि ये एनाटमी ही है, मतलब दी स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ टिश्यूज़ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। क्योंकि आप तो इंटरनल पार्ट्स ऑफ बॉडी जब खोलेंगे तो उसके अंदर तो वो टिश्यूज़ भी आ जाएंगे ना। तो प्लांट हो गए, एनिमल्स हो गए, तो आपको पास हिस्टो का मतलब होता है टिश्यू। सही है, सेल बायोलॉजी या इसको कहा जाता है साइटोलॉजी। ठीक है, इस पुराने एडिशन में शायद दिया होगा, या हो सकता है कि आगे कहीं दिया हो फर्स्ट ईयर में या कहीं पे भी। साइटोलॉजी मतलब होता है सेल। ठीक है, अब ये पहला लफ्ज़ है जो कि लैटिन से है, लेकिन ग्रीक का वही आपके पास बायोस आ गया। ठीक है, तो ये ग्रीक और लैटिन का फ्यूजन है। अगर आप देखने जाएंगे तो इसका है लिटरल जो वर्ड है वो है साइटोलॉजी। ठीक है, जिसका मतलब होता है द स्टडी ऑफ सेल एंड इट्स ऑर्गेनल्स। अब नेक्स्ट 6th ब्रांच है हमारे पास टेक्सोनॉमी। ठीक है, ग्रीक में टेक्सिस होता है अरेंजमेंट। ये पहले ही ऐसी ब्रांच है जिसमें मैं 9th पे खुद बहुत बार मैं इसमें कंफ्यूज हुआ था। इसमें कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, इसमें आपके पास बेसिकली नेम ही आते हैं। नॉमी मतलब नेम आप कह दें। ठीक है, अगर आप उसकी बिगड़ी हुई शक्ल में जाएंगे तो आपके पास वो नॉमी ही होगा। सही है, नेम को अगर आप बिगड़ी हुई शक्ल में लेके जाएंगे तो वो नॉमोस
यहाँ पे लिखा हुआ है कि नॉमोस का मतलब होता है नेम, द स्टडी ऑफ द रूल्स, प्रिंसिपल्स, ग्रुपिंग एंड नेमिंग ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब ये तीन चीज़ें आप याद रख लें कि ये रूल्स, प्रिंसिपल्स, ग्रुपिंग और एंड नेमिंग, चार आपके पास ये होने चाहिए याद, कि इन पे हम लोग इसकी बेसिस पे हम क्लासिफाई करते हैं टेक्सोनॉमी के अंदर। अब नेक्स्ट है जेनेटिक्स। ग्रीक में जेनेसिस का मतलब होता है डिसेंट या ओरिजिन, मतलब इस चीज़ की बुनियाद कहाँ से आई है, इस चीज़ की मतलब कहते हैं ना कुछ में शुरुआत कहाँ से हुई है, स्टार्ट कहाँ से है, तो उसको कहते हैं जेनेटिक्स कि मतलब इसकी बुनियाद कौन सी है, इसकी क्या है। तो स्टडी ऑफ द हेरिडिटी एंड ट्रांसफरिंग ऑफ द कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग इज नोन एज जेनेटिक्स। ठीक है। डेवलपमेंटल बायोलॉजी ऑल्सो नोन एज एम्ब्रियोलॉजी। ठीक है। एम्ब्रियो मतलब आपके पास आ जाता है जो कि जब आप बायोलॉजी डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि एम्ब्रियोलॉजी आपके पास होती है जब बर्थ होती है बच्चे की, या उसकी फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो और जायगोट और फीटस, जब आप रिप्रोडक्शन को डिटेल में डिस्कस करेंगे तो आपको एम्ब्रियोलॉजी की सिग्निफिकेंस का पता चलेगा कि एम्ब्रियोलॉजी इन जनरल क्या है। तो ये उसको दूसरे आसान लफ्ज़ों में डेवलपमेंटल बायोलॉजी भी कहा जाता है। ठीक है। अब environmental biology, study of relationships between organisms and non-living factors and environment and their effects on each other। ठीक है। जितना भी लिविंग नॉन लिविंग आ गया, जितने भी आपकी सराउंडिंग्स आ गई, वो एक तरीके से environmental biology ही है। तो यही है एक तरीके से, क्या मतलब है ही environmental biology। तो लिविंग फैक्टर्स भी आ जाते हैं और नॉन लिविंग फैक्टर्स भी आ जाते हैं, मतलब जानदार और जो ज़िंदा नहीं है वो चीज़ें भी आपके पास इन्वायरमेंटल बायोलॉजी के अंदर आ जाती है। अब 10वीं जो ब्रांच है ये पैलियोंटोलॉजी है। ठीक है। ये भी बहुत ही एक है जिसमें मतलब आपको लगेगा कि ये कोई नया लफ्ज़ पढ़ रहे हैं। पहले आप अगर किसी भी बायोलॉजी जब भी पढ़ें, किसी भी चीज़ की लिटरल मीनिंग पे जाएंगे ना, आपके लिए वो चीज़ ऐसे हो जाएगी कि मतलब आपको प्लेट में रख के किसी ने सर्व कर दी हो, फिर आपके लिए आसानी हो जाएगी। तो इनको आपको पढ़ना पड़ेगा एक बार। तो ये पैलियोंटोलॉजी क्या है? पैलियोस मीन्स एंशियंट, लोगोस ऑफ कोर्स मीन्स डिस्कोर्स। ठीक है। स्टडी ऑफ रिमोट पास्ट ऑर्गेनिक लाइफ। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ फॉसिल्स। अब आपने कहीं ना कहीं वो आपने हिस्ट्री अगर पढ़ी हो तो आपको पता होगा कि आर्कियोलॉजी क्या होती है। ठीक है। वो पुरानी चीज़ों की जैसे होती है कि मतलब उनके ऊपर रिसर्च, और जो इंसान जब हुआ है, अब बहुत सारी थ्योरीज आई हैं एवोल्यूशन पे, तो पैलियोंटोलॉजी भी एक तरीके से उसका पार्ट बन जाती है, क्योंकि उसमें टेक्सोनॉमी भी आ जाती है, पैलियोंटोलॉजी भी आ जाती है। क्योंकि पैलियोंटोलॉजी में क्या है, आपके पास फॉसिल्स है ना, तो उनका तो आपको पता है कि ऑर्गेनिक लाइफ से जो है वो निकले हैं, और फॉसिल्स बहुत ही मिलियन साल पुराने, बहुत ही साल पुराने हैं। इसकी एग्जैक्ट मुझे अभी रिकॉल नहीं हो रही, लेकिन बहुत ही मतलब पुराने हैं पैलियोंटोलॉजी के अंदर, कि कितने फॉसिल फ्यूल्स हमारे पास पुराने होते हैं। और 11वीं हमारे पास है ब्रांच बायोटेक्नोलॉजी, द स्टडी अबाउट टेक्निक्स फॉर मैनिपुलेशन if gene is about to bring change in the structure and location of genes to achieve desirable characters is called biotechnology। अब ये बायोटेक्नोलॉजी जेनेटिक्स को बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व कर रही। ठीक है, वर्ड आ गया जीन तो आपको पता होना चाहिए कि ये जेनेटिक्स की बात कर रही। अब मैनिपुलेशन ऑफ जीन क्या होती है, कि आपके पास एक जीन आया, ठीक है, आपने उसके डीएनए और आरएनए, इसमें प्रोटीन और उनकी कोडिंग्स के साथ और ये सब, तो वो आप जब इसके अंदर मॉडर्न टेक्निक्स को इन्वॉल्व करेंगे तो वो बायोटेक्नोलॉजी के अंदर आ जाएगी। आगे जाके आपके पास बीएससी भी होती है बायोटेक्नोलॉजी के अंदर, एक बार तकरीबन सब में ही होती है, लेकिन बायोटेक्नोलॉजी भी एक बहुत ही उम्दा फील्ड है जिसने ओवर दी ईयर्स बहुत ही ज़्यादा तरक्की पाई है। अब आ जाते हैं सोशो बायोलॉजी पे, स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर ऑफ लिविंग बींग्स। ठीक है।
आपकी जो डे टू डे लाइफ आप जाके किसी से बात करते हैं, ठीक है, वो सोशो बायोलॉजी है। सोशो तो आपको पता है कि एसोसिएट लैटिन में उसके लिए है, और पैरासाइटोलॉजी स्टडी ऑफ पैरासाइट्स, ठीक है। फार्माकोलॉजी आपके पास फार्मा वर्ड होता है यूज ड्रग के लिए, द स्टडी अबाउट एक्शन ऑफ ड्रग्स, ठीक है। जब आप फार्मा पढ़ेंगे, आप में से बहुत सारे लोग एमबीबीएस करेंगे, तो आपको एक्शन ऑफ ड्रग्स के बारे में पता होना चाहिए कि उनका जब वो जाते हैं तो अंदर क्या करते हैं। तो वो सारा फार्माकोलॉजी के ही अंदर डिस्कस होता होता है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, अब इनके अंदर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं विच कंस्टिट्यूट सेल एंड इट्स ऑर्गेनल्स, ठीक है। सेल अभी हम डिस्कस करेंगे, तो सेल जब हम इस बायोलॉजी के अंदर डिस्कस कर रहे होंगे वो किसके अंदर आएगा, वो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर आएगा, और एक तरीके से सेल बायोलॉजी के अंदर आएगा, साइटोलॉजी के अंदर आएगा। तो ये कंफ्यूज नहीं होना। इसके बाद आपके पास भी बहुत सारे ऐसे लॉज हैं, और ये भी तकरीबन सेम ही है, ये जो प्रीवियस एडिशन था उसी से ही एक तरीके से छापे गए हैं, और मतलब वो एक रिपीट किया गया है। इसके अंदर मुझे कोई अ, इतनी बड़ी कोई ऐसी चीज़ शो नहीं हो रही है। कुरान एंड बायोलॉजी भी आपके पास बिल्कुल ही बेसिक है, ठीक है। लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पास। कंट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट आप पहले पढ़ लें, ताकि हम जो हैं वो कंट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट पे सवाल आ सकता है। लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस बन सकते हैं। वैसे तो बायोलॉजी की भी बहुत जो ब्रांचेस हैं उन पे भी बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन बहुत ही मिनिमम चांस होता है कि ऐसा हो कभी। तो फ्रॉग है, अमीबा है, और उनके वॉलवॉक्स है, तो ये हम लोग अभी डिस्कस करें। Contribution of Muslim scientists. The Muslim scientists have played a great role in the development of biological sciences. They began experiments and observations from the Muslim scientists who made significant contribution towards the development of biology. ठीक है, फर्स्ट सेंचुरी ऑफ हिजरा की अगर हम बात करें, तो उस टाइम पे मुस्लिम साइंटिस्ट जो थे वो बहुत ही उम्दा, उन्होंने पहले ही मतलब कॉन्ट्रीब्यूशंस उन्होंने की हुई हैं। अक्सर लोगों के बारे में जो जहनों में परसेप्शन ये होता है कि मुस्लिम्स की कोई कंट्रीब्यूशन है नहीं और ये सब। तो वो अगर अरब्स की जो है उसकी अपनी गोल्डन एज और उनकी डिस्कस करेंगे, गोल्डन एज जो थी इस्लाम की, और वो उस टाइम पे अगर जाएं तो हमें बहुत ही ऐसी चीज़ें मिलती हैं जो कि आज भी प्रिवलेंट है और आज भी बहुत ही रेलेवेंट मतलब हैं वो। अ, आज भी बहुत ही उनका यूज़ किया जाता है। और आपको शौक होगा ये सुन के कि वो मुस्लिम साइंटिस्ट की ही इजाद है बेसिकली। सो विदाउट एनी फर्दर डू आपके पास फर्स्ट हैं जाबिर बिन हयान, ठीक है। He was born in Iran. He worked in the field of chemistry. He also wrote number of books on plants and animals. ठीक है। अल नबातात एंड अल हैवान आर टू फेमस बुक्स, ठीक है। अल हैवान आपको पता है कि एनिमल्स है, और नबातात जो आपके पास नबातात आगे जाके बॉटनी बना, ठीक है। अगर आप सारी ये ब्रांचेस को बैठ के लिखेंगे ना और उनको करेंगे एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज के अंदर अगर आप लेके जाएंगे, तो आपको पता चलेगा कि एक ही कहीं पे इनके कॉमन लिंक्स आपको निकलते हुए नज़र आ जाएंगे। तो सबसे पहले जाबिर बिन हयान जिन्होंने अल-नबातात और आपके पास अल हैवान, ठीक है, ये दो फेमस बुक्स लिखी। एक प्लांट्स के ऊपर थी और एक थी एनिमल्स के ऊपर। सेकंड, अब्दुल मलिक असमाई। अब ये डेट्स भी आपको सही से याद करनी है कि क्योंकि इससे भी एमसीक्यू आ सकता है। He was a zoologist and wrote books on animals like Al-Khil on horse, Al-Ibil on camels, Al-Shat on sheep, Al-Wahush on wild animals, and Khalqul Insan on the different parts of the human body. अच्छा, ये जो ये लेटेस्ट एडिशन है बायोलॉजी का, उसके अंदर ये है, मतलब ये जो अब मैं पढ़ रहा हूँ यही है बेसिकली लेटेस्ट एडिशन। मैंने जो पढ़ा है 2018-19 में, उन्होंने बुक्स के नाम लिखे हुए थे, लेकिन उन्होंने इतना ब्रीफली नहीं बताया था कि ये बुक जो है ये इस पे बनाई गई है और इस पे लिखी गई है। तो ये इसकी एक ख़ास बात है कि ऑथर्स ने यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया है कि क्या
क्या चीज़ किसको रिप्रेजेंट कर रही थी और किसने किसके बारे में लिखा था। तो एटलीस्ट आपके पास ये चीज़ें हैं। अब बुअली सिन्हा, ही वॉज ऑल्सो ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट। अब जो बुअली सिन्हा का मैंने बहुत ही ज़्यादा नाम सुना है, ही इज़ कॉल्ड एविसिना इन द वेस्ट। ठीक है, एविसिना आपको यहाँ पे मेडिकल कॉलेज भी है हमारे यहाँ। तो बुअली सिन्हा बहुत ही प्रोमिनेंट है वेस्ट के अंदर भी, ईस्ट के अंदर भी, और इवन हिस्ट्री बुक्स में भी इनका जिक्र आता है। He identified many diseases like tuberculosis, meningitis, and other such inflammations. He also worked on the fields of mathematics, astronomy, physics, paleontology, and music. ठीक है, इन्होंने फॉसिल्स की भी जो जानकारी है बुअली सिन्हा ने ही दी थी। बेसिकली फॉसिल्स पे इनकी रिसर्च थी, म्यूज़िक में। और उस टाइम पे लोग पॉलीमैथ हुआ करते थे, मतलब मल्टीपल फील्ड्स के जानकार हुआ करते थे। अगर किसी ने पढ़ा हो कि एरिस्टोटल कौन थे, तो वो आपको पता चल जाएगा कि एक किस्म के पॉलीमैथ थे वो। पॉलीमैथ यानी जो कि बहुत ही ज़्यादा फील्ड्स का जानकार हो एक टाइम पे, उसको पॉलीमैथ कहा जाता है। ही रोट बुक ही रोट बुक लाइक अल कानून एंड फिल तिब अल शफ़ा। ठीक है, ये आपको याद करना है। इसके अंदर आप चाहे आप इसकी ट्रांसलेशन निकाल दें आप आसानी के लिए, लेकिन आपको याद करना है। अब आ जाते हैं अहम तरीन एक टॉपिक पे जो कि बहुत ही रिपीट होता है, बहुत ही रिपीट होता है। मतलब लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आप समझेंगे ही नहीं। तो बायोलॉजी का मतलब बी का भी जो स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है, वो है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अगर आपने इसको निगलेक्ट कर दिया तो आपके लिए बहुत ही मुश्किल पड़ जाएगा आगे जाके बायोलॉजी पढ़ना। The levels of organization. The levels of organization in living world are based on chemical foundation. All the living organisms are made up of cells, and the protoplasm of cell is physical as well as chemical basis of life. ठीक है, these levels are as follows। ठीक है, आपको पता है, आपने पहले भी पढ़ा है कि एटम से मिलके मॉलिक्यूल बनता है। तो इसमें भी कुछ और ख़ास नहीं है, आपके पास यही सारी इंफॉर्मेशन है, बस एक बार इसको रीड आउट करना है। ठीक है, ऑल द मैटर इज़ मेड अप ऑफ एलिमेंट्स विच इज़ कम्पोज ऑफ एन एटम। ए मतलब होता है नॉट, फॉर्म मतलब कट। ठीक है, जो आगे कट ना हो सके, अनकटेबल। ठीक है, अनडिवाइडेबल भी इसको कहा जाता है। तो ये होता है बेसिकली एटम। ठीक है, आगे जाके कट नहीं हो सकता, लेकिन बहुत सारे जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने तो ये कहा है, लेकिन इसके अंदर हम एटम की इसी डेफिनेशन को मान के चलेंगे। ठीक है, लेकिन अदरवाइज़ दूसरी जगहों पे कहा जाता है कि मतलब एटम्स को सब डिवाइड किया जाता है उनके सब एटॉमिक पार्टिकल्स, और उनको सच एज इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स यही लिखा हुआ है। ठीक है, मुझे बताने की ज़रूरत भी नहीं। In nature, there are 100 kinds of elements, and among these 16 elements are known as bioelements. ठीक है, which are vital for life. Only 6 elements such as C carbon, H hydrogen, O oxygen, N nitrogen, S sulfur, and P phosphorus are called basic elements of life. ठीक है, basic elements of life आपके पास basically यही 6 हैं। तो इनके पास 16 जो हैं बायो एलिमेंट्स हैं, और उनमें से भी बेसिक एलिमेंट्स ये 6 हैं। तो आपको ये याद होना चाहिए। एटम से बल्कि जैसे मैंने कहा कि मॉलिक्यूल्स बनते हैं, अब नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा मॉलिक्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मॉलिक्यूल आर फाउंड बाय बाइंडिंग ऑफ एटम्स। ठीक है, दीज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ऑफ cells are called as biomolecules. They are constructed with a great variety and complexity. They are classified as micromolecules and macromolecules. अब आगे जाके जब आप डिटेल में बायोलॉजी को जब आप डिस्कस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि माइक्रो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। अभी हम इसी डेफिनेशन को लेके चलते हैं कि माइक्रो तो मतलब होता है स्मॉल, और मैक्रो होता है लार्ज। ठीक है, तो ग्लूकोज अमाइनो एसिड, फैटी एसिड्स आर माइक्रो मॉलिक्यूल्स, वेरएस कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड लिपिड मैक्रो मॉलिक्यूल हैं। वो उनके साइज़ पे डिपेंड करते हुए इनको क्लासिफाई किया गया है। और द यूनिट्स ऑफ माइक्रो मॉलिक्यूल्स कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म मैक्रो मॉलिक्यूल्स। तो इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं कि जब आपके पास ग्लूकोज है, ठीक है, वो कार्बोहाइड्रेट बनाएगा। अब आप अमाइनो एसिड बनाएंगे तो प्रोटीन बनाएगा, फैटी एसिड्स आपके पास लिपिड्स बनाएंगे।
ठीक है, माइक्रो मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो जाएगा मैक्रो मॉलिक्यूल। अब आ जाते हैं सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे। सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है? आपके पास बायोमोलिक्यूल्स व्हेन वर्क टुगेदर इन द फॉर्म ऑफ सस्पेंशन। ठीक है, सस्पेंशन क्या होती है? जब आपके पास एक प्रोटोप्लाज्म का जब आप डायग्राम देखेंगे तो उसमें एक सर्कुलर लेवल की आपको एक ऑर्गेनाइजेशन नज़र आएगी, जिसके अंदर हम कहेंगे कि इसको सस्पेंशन का फॉर्म है। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म इज कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक एंड स्पेसिफिक इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। ठीक है, इसके अंदर ऑर्गेनिक भी है और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस भी होते हैं। When protoplasm work in the form of unit, they are called as cell. बड़ी बात कह रही कि प्रोटोप्लाज्म जब आपके पास इससे एमसीक्यू तो आ सकता है कि जब प्रोटोप्लाज्म एक यूनिट में बनेगा तो उसको क्या कहेंगे? सेल। और सेल क्या है? बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। तो ऐसे भी इनडायरेक्टली कह सकते हैं कि बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ बनता किससे है? बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ इज मेड अप ऑफ प्रोटोप्लाज्म। सिंपल। Similar type of cells organized together in the group called tissues. ठीक है, different types of tissues in a work in a particular manner work together are called organs. ठीक है, आपके पास सेल आ गया, सेल्स को कंबाइन किया तो वो आपके पास टिश्यूज़ होके बनाएंगे, टिश्यू वो आपके पास ऑर्गन बनाएगा, ऑर्गन आपके पास ऑर्गन सिस्टम बनाएगा, ऑर्गन सिस्टम जब कोऑर्डिनेट करेंगे एक साथ में तो वो आपके पास एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बनाएंगे। एंड वो बुक की लाइन में लिखा हुआ है। टेक्सोनॉमिक लेवल पे है आपके पास टेक्सोनॉमी हम पहले भी बता चुके हैं, ग्रुपिंग एंड अरेंजमेंट ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेम। ठीक है, आपके पास डिफरेंट स्पीशीज़ हैं। ठीक है, वो किस बिना पे क्लासीफाई किए जाते हैं, उनकी अपनी बायोलॉजिकल चीज़ें होती हैं जिसकी बिना पे उनको क्लासीफाई किया जाता है, उनको जिसके अंदर ही पढ़ाया जाता है वो कहा जाता है टेक्सोनॉमी। तो टेक्सोनॉमिक लेवल, there is a level of organization which is related with the living organisms. These species are the smallest unit of taxonomic living level of organization, which includes morphologically similar living organisms interbred together to produce fertile offspring. तो इसमें कोई ऐसी ख़ास बात नहीं की गई। द स्पीशीज़ इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ टेक्सोनॉमिक लेवल। अब आपके पास जब आप पढ़ेंगे स्पीशीज़ हैं, उसके बाद आपके पास पॉपुलेशन है, उसके बाद कम्युनिटी लेवल है, इकोलॉजिकल है, बायोस्फीयर है, और उसके बाद ये जो है आपके पास बायोस्फीयर पे आपके पास एंड होता है। तो इसकी सबसे बेसिक जो चीज़ है स्पीशीज़ है। अब स्पीशीज़ के अंदर बहुत सारी चीज़ें कॉमन होती हैं। जब वो सारे मेंबर्स जो होते हैं स्पीशीज़ के वो जब स्पेसिफिक हैबिटेट में रहने लगते हैं तो उसको हम कहेंगे पॉपुलेशन। अ ग्रुप ऑफ पैरट्स लिविंग ऑन अ ट्री। ठीक है, ये पॉपुलेशन का एग्जांपल है। उसके बाद अ मेंबर ऑफ डिफरेंट स्पीशीज़ लिविंग इन अ स्पेसिफिक हैबिटेट इज़ कॉल्ड कम्युनिटी। ठीक है, अब डिफरेंट स्पीशीज कैसे हो गया कि ग्रुप ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ बर्ड्स, एक अगर क्रो है और एक अगर पिजन है तो वो एक बर्ड कम्युनिटी में रह रहे हैं, तो ये आपके पास कम्युनिटी हो गई। और अगर पॉपुलेशन की बात की जाए तो क्रो ही होंगे, और अगर पिजन होगा तो पिजन ही होंगे। Ecological system. Communities always depend upon their non-living environments in a reciprocal interaction for their survival. For example, oxygen for respiration is obtained from the environment and turned to give CO2. This interaction is called ecosystem. ठीक है, यहाँ पे इकोलॉजिकल सिस्टम को डिस्कस किया गया है कि कम्युनिटीज़ जो है वो नॉन लिविंग एनवायरनमेंट पे भी डिपेंड करती हैं। अब हमारे पास जो है वो CO2 जो है हम कम्युनिटी है ना इंसान। ठीक है, हमारे साथ जो हैं वो डिफरेंट स्पीशीज़ भी रह रहे हैं और डिफरेंट तरीके के जो हैं वो जानदार रह रहे हैं। तो हम क्या कहते हैं, मतलब CO2 छोड़ते हैं और ऑक्सीजन जो है वो इनटेक कर रहे हैं, तो उसके अंदर ये बात हो रही है। Biosphere level, this the part of the earth where life exists in a biosphere. It consists of different kind of ecosystems. अब इकोसिस्टम्स जब आप डिटेल में पढ़ेंगे कभी फर्स्ट ईयर में आप आएंगे आगे जाके इंशाल्लाह, तो वो आप उसके अंदर डिस्कस करेंगे। अब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म कैरी ऑल एक्टिविटीज़ ऑफ लाइफ।
They digest the food, respire, excrete, move. On the cellular base of the simple methods, bacteria, amoeba, paramecium, and euglena are common examples of unicellular organisms. ठीक है. Colonial organization. Many unicellular organisms live together by forming colonies, but do not have any division of labor among them. In colonial type of cellular organization, each unicellular organism lives on its own. They are not dependent on each other and never form any multicellular structure. ठीक है. इसके अंदर ये बात हो रही है कि आपके पास डिवीजन ऑफ लेबर होती है. ठीक है. कॉलोनियल टाइप ऑफ सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ईच यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स अपनी ज़िंदगी जी रहे होते हैं. ठीक है. दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन ईच अदर. मतलब उनके पास एक जब आप कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे एक माइक्रोस्कोप के अंदर, ठीक है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, उनके पास कोई भी डिवीजन ऑफ लेबर नहीं होती. ठीक है. वो ये हो गया आपके पास वॉल्वोक्स इज़ अ ग्रीन अल्गा. अब आपके पास ये 1.4 में आपके पास दिखाया गया है कि ये वॉल्वोक्स जो है वो ग्रीन अल्गा है. एक सेकंड. अब यहाँ पे वॉल्वोक्स की जो कॉलोनी जो है वो आपके पास यहाँ पे दी हुई है कि यहाँ पे कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे कोई भी एक अगर चीज़ है तो वो दूसरे पे डिपेंड नहीं करती. यहाँ पे पूरी इसकी एक्सप्लेनेशन दी हुई है. वॉल्वॉक्स इज़ अ पॉलीफाइलेटिक मैनी एंसेस्टर. जब आप पॉलीफाइलेटिक मतलब सुने आगे चल के, उसके होते हैं कि बहुत ही ज़्यादा एंसेस्टर्स हैं. और जीनस ऑफ क्लोरोफाइट ग्रीन एल्गाए इन दी फैमिली ऑफ वॉल्वोसेसे. ठीक है. It forms spherical colonies up to 50,000 cells. They live in a variety of freshwater habitats. First were reported by Antony van Leeuwenhoek in 1700. ठीक है. ये आपको मैंने सिर्फ एक एग्जांपल देने के लिए वॉल्वोक्स कॉलोनी मैंने आपको शो की, जिसके अंदर आपके पास पता हो चला कि वॉल्वोक्स कॉलोनी बेसिकली होती क्या है. सो कमिंग बैक हम अपने काम. मस्टर्ड प्लांट. ठीक है. Brassica campestris is commonly known as mustard plant. Locally it is called सरसों. ठीक है. आपने पहले सुना होगा सरसों का साग, तो ये वही है मस्टर्ड प्लांट. उसको आपके पास कहा जाता है Brassica campestris. तो इसके पास आपके पास एक मल्टी सेलुलर होता है. ये कल्टीवेट होता है विंटर सीजन के अंदर. और लीव्स जो होते हैं इसके प्लांट के, ये वेजिटेबल और ऑयल एक्सट्रैक्शन के लिए यूज़ किए जाते हैं. अब द लेंथ ऑफ दिस प्लांट इज़ 1 to 1.5 मीटर. दिस प्लांट हैज़ टू पार्ट्स. एक होता है इसका वेजिटेटिव पार्ट और दूसरा पार्ट होता है जो रूट, स्टेम और लीव्स और रिप्रोडक्टिव पार्ट जो कि फ्लावर्स को कंसिस्ट कर रहा होता है. आपके पास यहीं पे इसकी डायग्राम भी बनी हुई है. ईच फ्लावर इज़ येलोइश इन कलर. जैसे कि आप देख सकते हैं जो फ्लावर्स हैं इसके वो येलोइश हैं कलर के अंदर. और आपके पास वेजिटेटिव पार्ट भी इसका शो हो रहा है कि यंग लीफ जब कैसा होता है और जब वो फ्लावर, बड और फ्रूट और ओल्ड लीफ जो बन जाता है तो वो कैसा होता है. नेक्स्ट, फ्रॉग या राना टिग्रीना, जो इसका साइंटिफिक नेम है. स्पॉटेड फ्रॉग अराउंड कॉमनली इन आर रीजन. ठीक है. हमारे रीजन में ये फ्रॉग बहुत ही कॉमनली पाया जाता है. इट इज़ अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म. It lives in both water as well as on land. Its body is divided in its body is divided into head and trunk. ठीक है. आप आगे जाके जब डायसेक्शन ऑफ फ्रॉग करेंगे तो आपके पास ज़्यादा ही क्लियर हो जाएगा कि देयर इज़ नो नेक और इसके पास सिर्फ आपके पास हेड और ट्रंक ही मौजूद होते हैं. Body is made up of organ system with different organs. All organs are made up of different tissues such as epithelial, glandular, muscular and nervous. ठीक है. आप जब इसके टिश्यूज़ को आप स्टडी करेंगे इंशाल्लाह वो फ्रॉग के डायग्राम भी हम बहुत ही जल्दी पढ़ेंगे. फ्रॉग आपको पता है कि एपिथेलियल, ग्लैंडुलर, मस्कुलर, नर्वस और उसके डाइजेस्टिव सिस्टम भी पढ़ाया जाता है फर्स्ट ईयर के अंदर. और आपके पास रिप्रोडक्टिव और ये सिस्टम्स की बेसिकली आपके पास एक इंट्रोडक्टरी लेवल तक यहाँ पे बताया जाएगा. बाकी डिटेल में आप वहीं पे पढ़ेंगे. आपके पास टेबल शोइंग organs with relative organ system.
ये आपके पास ऑर्गन सिस्टम, ये अगर आपको याद हो गया तो आपके पास फंक्शनल बायोलॉजी का एक मतलब गेटवे आ गया आपके पास। आपको बहुत ही आसानी हो जाएगी आगे भी जाके फंक्शनल बायोलॉजी पढ़ने में। तो ये आपको यही याद होना चाहिए कि डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो माउथ, बकल कैविटी, फेरिंग्स, ईसोफेगस, और ये जब हम डाइजेशन वाले चैप्टर पढ़ेंगे वो मैट्रिक में भी है आपके, और आपके पास है कुछ बुक्स में फर्स्ट ईयर में है, कुछ बुक्स में इंटर में है, और वो देखेंगे अपने हिसाब से। लेकिन फ़िलहाल तो हमारा फोकस यही है कि नाइन्थ और मैट्रिक को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दिया जाए, क्योंकि उनके एग्ज़ाम्स जो है वो नज़दीक हैं। तो ये सब बेसिकली वही है। अब सर्कुलेटरी सिस्टम में आपके पास हार्ट, एट्रिया, वेंट्रिकल, एओर्टे और वेना कैवा ये आ जाते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम्स के अंदर आपके पास लंग्स, ट्रैकिया और नॉस्ट्रल आ जाएंगे। एक्सक्रीटरी सिस्टम में आपके पास किडनीज, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर है। और रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपके पास टेस्टिस, ओवरीज, ओविडक्ट, ओवाइसेक और वैसा एफ्रेंशिया है। नर्वस सिस्टम, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व्स, ऑफ कोर्स ये सब आपने पढ़ा हुआ है। ये आपके पास डायसेक्टेड फ्रॉग आएगा जब आपके पास ये लेबल फ्रॉग करेंगे और आपके पास प्रैक्टिकल्स परफॉर्म होंगे, तब आप फ्रॉग को डिटेल में जान पाएंगे। अमीबा पे आ जाते हैं। अमीबा इज़ अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म फाउंड इन अ शैलो पॉन्ड, पूल्स एट एनी स्टैगनेंट वाटर, मतलब गंदा जो पानी होता है, जो कि प्योर पानी नहीं होता। वैसे तो पाकिस्तान में क्या है, बोला ही नहीं जा सकता कि गंदा पानी और ये साफ पानी, लेकिन जो नाली या जैसे मडी वाटर्स होते हैं उसकी तरीके के अगर आपको स्टैगनेंट वाटर है जहाँ पे बहुत ज़्यादा क्लीनलीनेस नहीं है और जो टाइडी नहीं है, वहाँ पे ये अमीबा बहुत कॉमन पाया जाता है। इट्स साइज इज़ अबाउट 0.25 millimeter. Amoeba has an irregular shape. It has a cell membrane which helps in movement of molecules and protects cytoplasm. आपके पास यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन भी शो हो रहा है जो कि इसकी मूवमेंट में हेल्प करता है और प्रोटेक्ट भी करता है इसको। The outer part of cytoplasm is transparent. It is called ectoplasm. ठीक है, जो आपके पास ट्रांसपेरेंट पार्ट है वो एक्टोप्लाज्म है जिसको जेल कहा जाता है। और इनर पार्ट ऑफ एंडोप्लाज्म जो कि सोल कहा जाता है, और वो इनर पार्ट इतना ट्रांसपेरेंट नहीं है। द साइटोप्लाज्म कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियस, फूड वैक्यूल्स, माइटोकॉन्ड्रिया। अमीबा मूव्स फ्रॉम फॉल्स फुट कॉल्ड स्यूडोपीडिया। ठीक है, ये आपके पास है। अब वॉलवॉक्स, ये अगेन पॉलीफाइलेटिक जीनस ऑफ क्लोरोफाइट ग्रीन अलगा है। ठीक है, वॉल्वो कैके जो, या वॉल्वो कैसी भी कहते हैं कुछ, तो वॉल्वो कैसे फैमिली से बिलोंग करते हैं। It forms spherical colonies of 50,000 cells. They live in a freshwater habitat and first reported by Anthony Leeuwenhoek, ठीक है, in 1700. वॉलवॉक्स आपको पास इसको एल्गाया कहा जाता था। ठीक है, इसके पास दो फ्लैजिला होते हैं। एक यहाँ पे जैसे शो हो रहा है कि यहाँ पे दो फ्लैजिला हैं, नज़र आ रहे हैं। The flagella beat together and roll body in the water. Volvox cell have chlorophyll and make their own food by photosynthesis. ठीक है, आपके पास इनके पास अपना खुद का क्लोरोफिल होता है जो कि खुद का फूड बनाने में मदद करता है इनकी। These photosynthesis organisms are an important part of many aquatic ecosystem. Volvox are not harmful to humans because they do not produce any toxic substance. अभी अगेन कम्युनिटी का एग्जांपल है कि टॉक्सिक सब्सटेंस और ये सब ये प्रोड्यूस नहीं करना, को एक्सिस्ट करना बेसिकली। तो वॉलवॉक्स यही है आपके पास। तो ये था आपका ये इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। अगर आप अगेन समरी पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं, और एमसीक्यूज़ भी इंशाल्लाह जब मैं रिव्यू क्वेश्चंस पे बनाऊंगा नाइन्थ मैट्रिक के, उसमें सारा बायो और केमिस्ट्री कवर करूंगा, तो उसके अंदर कवर हो जाएंगे ये सब। दैट्स फॉर ऑल।